हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। बहुत सारी बातें कर चुके हैं, परागकण के बारे में बहुत सारी चीजें समझी हमने और भी डिटेल में हम लोग परागकण को समझते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं श्वसनीय वेदना पैदा करते हैं, जो कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार, दमा, श्वसनीय शोथ आदि के रूप में विकसित हो जाती है। तो जो परागकण है ये हानिकारक भी है। कैसे? तो अनेक प्रजातियों के परागकण ये गंभीर एलर्जी कर देते हैं। एलर्जी है खुजली, ठीक है। तो जो खुजली में क्या करते हैं, श्वसनीय वेदना पैदा करते हैं, यानी सांस लेने में जो है दिक्कतें आएंगी। और कभी कभी ये चिरकालिक श्वसन विकार, चिरकालिक का मतलब क्या है, इसलिए बोलता हूं मैं रामायण महाभारत देखा करो। रामायण महाभारत यानी अगर आप मोमेडियन भी हो तो कुछ भी ऐसा देखा करो जो पुरातन हो, ठीक है। हाँ, पुरातन यानी कि पुराना, ठीक है। तो जो पुराने सीरियल्स है ना उसमें आप देखोगे तो उसमें ऐसे टर्मिनोलॉजी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप पुराने सीरियल्स देखोगे ना, टीवी सीरियल्स या कुछ भी ऐसा देखोगे, तो आधी से ज्यादा जो एनसीईआरटी में जो शब्द दिए ना ऐसे कठिन कठिन से, वो आपको आ जाएंगे, ठीक है। चिरकालिक का मतलब क्या, आपने आशीर्वाद देते सुना होगा, चिरायु भव। चिरायु का मतलब लंबे समय तक के जीवित रहो। तो चिरकालिक यानी चिर यानी लंबा, कालिक यानी काल, समय। तो लंबे समय तक के श्वसन विकार यानी कि सांस से रिलेटेड, फेफड़े से रिलेटेड, श्वसन से रिलेटेड बीमारियां हो जाती है, जैसे कि दमा हो जाता है, श्वसनीय शोथ हो जाता है, यानी कि जो ब्रोंकिल्स, ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल्स वगैरह जो है वहां पे सूजन आ जाती है। क्लियर है? तो जिससे सांस लेने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ बताया जा सकता है कि भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाली गाजर घास या फिर पार्थेनियम की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है, जो परागकण एलर्जी कारक है। क्लियर है? हुआ क्या था, भारत में आयातित गेहूं, भारत में गेहूं को लाया गया था, आयात किया गया था, तो उसके साथ क्या हुआ था, एक गाजर घास आ गई थी, जो खेतों में आपने देखी होंगी, या बाबा गूगल कर लेना, बाबा गूगल सब गूगल देते हैं, ठीक है। तो गाजर घास या फिर उसी को कहते हैं पार्थेनियम, ठीक है। इसको भारत में लाया गया, तो इसकी उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई, यानी ये चारों तरफ फैल गई, जो परागकण एलर्जी कारक है। जो क्या करते हैं वो एक प्रकार का क्या है, परागकण है, और एलर्जी कारक यानी कि एलर्जी फैला देता है। गेहूं लाया था लेकिन उसके साथ ये आ गया था, ठीक है। परागकण पोषणों से भरपूर होते हैं। क्लियर है? बहुत सारा देखो, एक तो ये नुकसान है कि एलर्जी कारक है, खुजली वगैरह कर देता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पोषणों से ये भरपूर होते हैं। हाल के वर्षों में यानी हाल ही के वर्षों में आहार संपूरकों के रूप में पराग गोलियां यानी टैबलेट्स लेने का प्रचलन बढ़ा है। यानी कि आहार संपूरकों यानी इसमें ये आहार के रूप में लिया जाता है, एनर्जी बढ़ाने के लिए इन टैबलेट्स को लिया जाता है। पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में पराग उत्पाद गोलियों एवं सिरप के रूप में बाजारों में उपलब्ध है। तो ये जो परागकण है इसकी क्या बनाई जा रही है, गोलियां बनाई जा रही है, सिरप बनाई जा रही है। क्यों? ताकि इसको लेने से एनर्जी बढ़ सके। पराग खपत का यह दावा है कि यह खिलाड़ियों एवं धावक अश्वों, खिलाड़ी यानी जो स्पोर्ट्स वगैरह में जो है क्रिकेट वगैरह खेलते हैं या और भी गेम खेलते हैं, धावक अश्वों का मतलब क्या होता है, ऐसे घोड़े जो रेस लड़ते हैं, की कार्य दक्षता में वृद्धि करता है, यानी कि जो एनर्जी है उसको बूस्ट करने का ये काम करता है। ये चित्र 2.6 में हमें बताया गया है, ठीक है। चलिए तो ये देख लेते हैं हम लोग। देखो तो ये आपको बताया गया है, ये क्या है, पॉलन प्रोडक्ट है, बी पॉलन, ठीक है। ये क्रीम है, ये एनर्जी शेक है जिसको जो है पीते हैं, ये तो समझ में भी नहीं आ रहा शायद, सिरप वगैरह है। बी पॉलन ये टैबलेट्स वगैरह है, ठीक है। ये बी पॉलन ये इंग्लैंड में बनाई जा रही है। नेचुरल बीज कलेक्टेड पॉलन इन टीनी गोल्डन पोट्स आर नेचुरल फूड फ्रॉम हनी बीज, यानी मधुमक्खी से इसको लिया गया है। ये देखिए मधुमक्खी का डायग्राम है और वहां से फिर ये टेबलेट बनाई गई, ये टेबलेट निकल रही है, 30 डे लेना होता है, ऐसा कुछ बताया गया है। ये पोलन के उत्पाद है, ठीक है। चलिए तो आगे की कहानी हम लोग देखते हैं, पोलन ग्रेन के बारे में और बातें करते हैं, परागकण के बारे में। तो परागकण जब एक बार झड़ते हैं तो ये अपनी जीवन क्षमता यानी अंकुरन करने की क्षमता
खोने से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। ठीक है, देखो तो हम लोग यहां पे बना लेते हैं ये फ्लावर। ठीक है, ये फ्लावर है तो है ये। ठीक है, मान लो कि ये फ्लावर मैंने अच्छे से बनाया नहीं, तो यहां पे हम लोग बात करते हैं ये परागकण है, ये इसकी जीवन क्षमता खत्म होने से पहले कहां आ जाते हैं, वर्तिकाग्र पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अंकुरण क्षमता खोने से पहले वर्तिकाग्र पे गिरते हैं, जहां यदि आवश्यकता हुई तो निषेचन करते हैं। अगर जरूरत हुई तो फिर ये क्या करेंगे, निषेचन करेंगे, और निषेचन करके यहां से पराग नली का निर्माण करेंगे। और पराग नली कहां आएगी, यहां पर क्या है, यहां पे अंडकोशिका। क्लियर है, तो आपके विचार से परागकण में जीवन क्षमता कितने समय तक के रहती है, तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी माता का, आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। कौन सा परागकण कितने समय तक जीवन क्षम रहता है, यानी कितने समय तक के जीवित रहता है। बहुत विविधताएं पाई जाती है, अलग अलग, देखो हर प्रजाति की जीवन क्षमता अलग अलग होंगी, तो बहुत हद तक यहाँ विद्यमान तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है, टेम्परेचर कितना है, नमी कितनी है, उस पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है ये नीट में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो कुछ अनाजों जैसे धान एवं गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी 30 मिनट में खो देते, तो ये याद रखना है। किसकी बात कर रहे हैं, धान की और गेहूं की। इसमें जीवन क्षमता कितनी है, तो ये याद रखना लगभग 30 मिनट। क्लियर है, जबकि गुलाबवत, अब ये क्या है, यहाँ पे कुल के नाम है। क्लियर है, तो ये याद रखना है गुलाबवत, जिसको रोजेसी कहते हैं, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी आदि कुछ सदस्यों में परागकणों की जीवन क्षमता महीनों तक के रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग जब 11th पढ़ेंगे ना, तो वहां पे ये आप देखोगे कि गुलाबवत में जो है कौन कौन से पुष्प आते हैं, सॉरी कौन कौन से जो है पेड़ आते हैं, या कौन कौन सी वैरायटी आती है। लेग्यूमिनेसी में कौन आता है, सोलेनेसी में कौन आता है, तो ये वहां पे आपको पता चलेगा। लेकिन अभी आपको जो है ये याद रखना है, गुलाबवत, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी आदि सदस्यों में परागकणों की जीवन क्षमता कितनी होती है, महीनों तक की होती है। क्लियर है, याद रखना। आपने शायद सुना हो कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए मानव सहित बहुत से जानवरों के वीर्य यानी कि शुक्राणु का भंडारण किया जाता है। ठीक है, होता क्या है, देखो कृत्रिम गर्भाधान, अगर कोई पेरेंट्स या कोई कपल, ठीक है, बच्चे पैदा अभी नहीं करना चाहता, लेकिन 5 साल बाद या 10 साल बाद या 15 साल बाद करना चाहता है, तो क्या करेगा, जो मेल होगा वो अपने वीर्य को यानी कि स्पर्म को, शुक्राणु को ये फ्रीज करवा देता है, यानी स्टोरेज करा देता है अच्छे से। क्लियर है, तो अब हम बात करते हैं, ये बहुत सारे लोग करते हैं कृत्रिम गर्भाधान, है ना, बाद में जो है नेचुरल तरीके से नहीं, मतलब थोड़ा सा कृत्रिम है ना, मानव के द्वारा थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज करके, तकनीक का यूज करके बच्चे पैदा किए जा सके, उसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो भंडारित किया जाता है। अब बहुत से प्रजातियों के परागकणों को, अब क्या है, प्लांट में भी हम लोग क्या करने लगे हैं, परागकण को स्टोरेज करने लगे। नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये कहां करते हैं, द्रव्य में। कौन से द्रव्य में, नाइट्रोजन में। एक क्वेश्चन यहां से आया था। दूसरा क्वेश्चन आया था कितने टेम्परेचर पे, तो -196 डिग्री सेल्सियस। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। में कई वर्षों तक क्या भंडारित कर सकते हैं। ठीक है, तो भंडारित करना संभव है। इस प्रकार से भंडारित परागकण का प्रयोग बीज भंडार बैंक की भांति पराग भंडारों बैंकों के रूप में फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जाता है। फसल प्रजनन कार्यक्रम यानी कि बाद में बताया जाता है कि देखो ये कुछ लोग होते हैं जिन्हें स्टोरेज किया, खेती के बारे में बताते हैं कि ये देखो हमने स्टोरेज किया था और हमने जो इतनी उन्नति की। ठीक है, तो फसल प्रजनन कार्यक्रम में बताया जाता। देखो अब एक लाइन ध्यान से देखो, यहां से भी नीट में क्वेश्चन आया है और कंफ्यूज किया है आप लोगों को। कैसे, देखो यहां पे परागकण को स्टोरेज कर रहे हैं कहां, द्रव्य नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस में कई वर्षों तक। ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रकार से भंडारित परागकण का प्रयोग बीज भंडार की भांति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, बीज भंडार की भांति कहां किया जाता है, पराग भंडारों में यानी कि बैंकों में। तो जब ऑप्शन आएगा ना तो बीज भंडार भी आएगा और पराग भंडार भी। और अधिकतर क्वेश्चन, ये अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, अरे हाँ लिखा तो है बीज भंडार, तो बीज भंडार ऑप्शन लगाते हैं। तो ये याद रखना, परागकणों का स्टोरेज हाउस क्या है, बीज भंडार नहीं है, क्या है, पराग भंडार है। क्लियर है, तो याद रखना। चलो कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लो, बाकी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है स्त्री केसर। देखो जैसा कि हम लोगों ने वहां पे लघु बीजाणुधारी देखा था, उसी प्रकार यहाँ पे भी ये तीन टॉपिक अलग है, एक नहीं, स्त्री केसर पढ़ना है, फिर गुरु बीजाणुधारी पढ़ना है, उसी को बीजांड कहते हैं। और ये मेन हेडिंग से नीट में क्वेश्चन आ गया था कि गुरु बीजाणुधारी किसके समतुल्य है, तो बीजांड के तथा भ्रूणकोश। क्लियर है? तो ये हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। अगर इस क्लास से आपने कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करके बताओ क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।